Welcome once again in the series of ISRO previous year question paper detailed discussion. So in our previous video, we have discussed up to 35 question of the paper UR Satellite Exam Center Bangalore. That examination date was 24 March 2019. So in this video, we are going to discuss from question number 35 to onwards up to 60. So let's start this video. ओके तो पिछले वीडियो में 35 तक डिस्कस किया था, इसमें हम 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज द 36 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ग्रेफाइट इज ये। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्रेफाइट है मीन्स ग्रेफाइट किस प्रकार का एक लुब्रिकेंट होता है। ऑप्शन है लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट और नन ऑफ दिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। यहाँ से लुब्रिकेंट से बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जाए सबसे पहला पूछा जाता है लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में। तो लिक्विड में कौन सा आता है, जो भी हमारे सोल्यूबल ऑयल्स होते हैं, जो कटिंग ऑयल होते हैं, मोबिल ऑयल हो गया, ये सब लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी लिक्विड। तो सेमी लिक्विड के अंतर्गत आती है हमारी जो ग्रीस होती है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट सॉलिड लुब्रिकेंट की बात की जाए तो इसके अंतर्गत ग्रेफाइट, टॉक, माइका, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रेफाइट, टॉक, माइका सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं पूर्ण रूप से प्रॉपर रूप से अपनी परत नहीं बना पाते, या कह सकते हैं फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अधिक गति पर पार्ट को मीन्स मूव करना होता है। तो वहाँ पर कौन से प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर ग्रेफाइट को एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 37 नंबर में, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स मोर हार्डेंड एंड आल्सो बिकम मोर। जब हम किसी भी मेटल पार्ट की क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं हीट ट्रीटमेंट करते समय, तो हार्डनिंग करने के साथ साथ उसमें हार्डनिंग तो डेवलपमेंट हो जाती है, उसके साथ साथ उसमें और कौन सा गुण डेवलपमेंट हो जाता है, तो हमारा होता है ब्रिटलनेस। ठीक, कोई भी मेटल हो जितना हार्ड होता है उसमें उतनी ब्रिटलनेस का भी गुण होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए उसे फिर से हम क्या करते हैं, उसकी टेम्परिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिट इज प्रोड्यूस विद द शाफ्ट डाया 25.025 एंड बोर डाया 24.994। यहाँ पर कोई हमारा शाफ्ट है उसका साइज 25.025 दिया गया है, होल का साइज दिया गया है 24.994। तो आप देख रहे होंगे सीधा सीधा यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि शाफ्ट का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है किससे, होल के डायमीटर की अपेक्षा। तो अगर शाफ्ट का डायमीटर बड़ा होता है, होल का डायमीटर छोटा होता है, तो इस प्रकार की फिट क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस फिट कहलाती है। ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर हमारे शाफ्ट का साइज क्या है, ज़्यादा है, होल का साइज कम है, तो इस प्रकार की फिट क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस फिट कहलाती है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, तो क्लियरेंस में होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज हमारा छोटा रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रेन हुक आर मेड ऑफ। जो क्रेन के हुक बनाए जाते हैं बेसिकली किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। ऑप्शन हाई कार्बन, स्टील, रॉट आयरन, ब्रास या फिर लेड। तो रॉट आयरन से बेसिकली बनाए जाते हैं किसके, जो क्रेन के हुक होते हैं बेसिकली रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। रॉट आयरन से ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, उसके साथ साथ मेलेबिलिटी और उसके साथ साथ टफनेस, ये तीनों गुण आवश्यक है हुक वगैरह को बनाने के लिए। तो रॉट आयरन में तीनों प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए क्रेन हुक बेसिकली रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रॉट आयरन से ही क्यों बनाए जाते हैं, तो उसमें डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और टफनेस का गुण पाया जाता है, इसीलिए क्रेन हुक रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 40 नंबर क्वेश्चन की, हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड बाई। अगर हमें काफ़ी हाई सरफेस फिनिश चाहिए होती, उच्च सरफेस फिनिश चाहिए होता है, तो उसके लिए कौन सी ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन है ग्राइंडिंग, टर्निंग, मिलिंग या फिर लैपिंग। तो आपको क्लियर होना चाहिए अगर हमें हाई सरफेस फिनिश प्राप्त करनी है तो इन दिए गए ऑप्शन में से किसकी तरफ जाना होगा, हमें लैपिंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि लैपिंग और होनिंग के द्वारा हम काफ़ी उच्च डिग्री की सरफेस फिनिश को प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए मिलिंग, तो मिलिंग क्या होता है, बेसिकली मेटल को हटाने की प्रोसेस होती है, मशीनिंग प्रोसेस होती है। टर्निंग भी एक मशीनिंग प्रोसेस होती है। सरफेस फिनिश प्रोसेस के अंतर्गत आती है हमारी ग्राइंडिंग। नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारी फाइलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, स्क्रैपिंग, लैपिंग, होनिंग, तो ये सब हमारी सरफेस फिनिश के अंतर्गत आती है। सबसे एक्यूरेट सरफेस फिनिश हमें लैपिंग और होनिंग के द्वारा मिलती है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, इफ
3/4 ऑफ ए नंबर इज 7, मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, देन 4/3 ऑफ दिस नंबर इज। यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर बताया गया कि किसी एक संख्या का जो 3/4 भाग है, ठीक है, वो उस संख्या के 1/6 भाग से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 4/3वां भाग कितना होगा। तो देख लेते हैं इसको हम पीडीएफ के द्वारा सॉल्व करके कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इसका क्या हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया गया है, x का जो 3/4 है वो हमारे क्या है, x/6 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x/3 का 3/4 निकालेंगे और x का 1/6 निकालेंगे, उसमें 7 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा 3x/4 हो जाएगा, ये हमारा x/6 हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 7। मीन्स कह सकते हैं जो किसी भी संख्या का जो 3/4 है और 1/6 है उसका डिफरेंस कितना है, 7 दिया गया, ठीक है। आप डायरेक्टली ये इक्वेशन भी बना सकते हैं। 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 7x/12 बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 12 आ जाएगा। मीन्स हमारी संख्या कौन सी है, 12 है। मीन्स सबसे पहले हमें दिया गया था कि संख्या का जो 3/4 है और संख्या का 1/6 से 7 अधिक है, मीन्स 3/4 और 1/6 का अंतर कितना है, 7 है। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 12 संख्या हमारी निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये 12 का 4/3 कितना होगा। तो 4/3 निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 12 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, पहले 3/4 और 1/6 का जो डिफरेंस है वो 7 है, यहाँ से आपको संख्या पता चलेगी 12। अब 12 भी ऑप्शन में दिया गया, आपको डायरेक्टली टिक नहीं करना, हमें उस 12 का 4/3 निकालना है। तो इसके लिए हम 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 बटा 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 0, ये किसके बराबर है। तो बेसिकली इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होने वाला है। 42 नंबर में 3 की पावर 0 मीन्स किसी भी संख्या का अगर पावर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वो संख्या हमारी चाहे जो हो, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ 3 की पावर -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है कि ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो जहां पर हमारा 3 का पावर 0 लिखा है उस पे स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 की पावर 0 के स्थान पे हमने 1 लिख दिया, 3 की पावर -1 के स्थान पर 1/3 लिख दिए। इन दोनों को हल किया तो कितना आ गया, 4/3 आ गया। कैसे, हमें क्या करना है, हमें 1 + 1/3 को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटा 1 करके, 3 × 3 3, 1 × 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, मीन्स 4/3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। और फिर 3 की पावर -1 इसको 1/3 लिख दिए, 3 की पावर 0 इसको 1 लिख दिए। अब 1/3 में से हमें क्या करना, 1 को माइनस करना, फिर से क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 बचेगा और बटा में 3, मीन्स 1/3 -1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -2/3 निकल के आ जाएगी। अब एक हमारा दिया गया है 4/3, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, -2/3 से। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -3/2 निकल के आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा, -2 हमारा निकल के आ जाएगा। तो टोटल उत्तर कितना हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, यदि ये की वैल्यू √2 + 1 है और b की वैल्यू √2 - 1 है तो 1/a + 1 + 1/b + 1 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हमें क्या दिया गया है, a की वैल्यू √2 + 1 दी गई है, b की वैल्यू √2 - 1 दी गई। हमें निकालना क्या है,
1/a+1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जो 1/a+1 दिया है इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1 इंटू b+1 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a+b ही रह जाएगा। ठीक है, अब फिर से जब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को पुटअप करते हैं तो a के स्थान पे √2+1 लिख दिया, b के स्थान पे √2-1 लिख दिया और प्लस में 2 हमारा 2 का रह गया। फिर -1 और +1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नीचे भी हमने a+1 और b+1 यहाँ पर a के स्थान पे √2+1, b के स्थान पे √2-1 रख दिया। यहाँ दूसरे में -1 से +1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारा कितना बचा, एक बचा 2 प्लस √2 तो √2 मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस में हमारा 2 बच गया। नीचे हमारा √2 इधर हो गया, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, तो मीन्स हमारा क्या आ गया, 2 प्लस √2 आ गया। ठीक, 2 प्लस √2 आ गया। और इस ब्रैकेट में 1 से 1 कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचा, √2 बचा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से हम यहाँ पर हमें कॉमन मिल जा रहा है 2, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा √2 बचेगा, वहाँ हमारा 1 बच जाएगा। नीचे √2 हमारा पहले से ही है। इस वाले ब्रैकेट में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे √2 कॉमन मिल रहा है। जब √2 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √2। क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक, 2 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो ऊपर भी √2+1, नीचे भी √2+1, तो आपस में कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचा हमारा 2, नीचे बचा √2 इंटू √2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। करना क्या था आपको, पहले जो ये पद दिया गया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर आपको a और b की वैल्यू को पुटअप कर देना था, सॉल्व कर लेना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट यही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कट ऑफ में लेकर के आते हैं। ठीक, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट से क्वेश्चन हमारे सही नहीं हो पाते हैं। जो ITI लेवल से प्रिपरेशन करते हैं उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो बेसिकली यही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फाइनली मेरिट में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 1 निकल के उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर बोला गया है इफ MNO आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। MNO क्या है, ज्यामितीय श्रेणी में है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, तो श्रेणी हमारी बेसिकली 2 प्रकार की होती है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, जिसे हम समांतर श्रेणी ज्योमेट्रिक श्रेणी कहते हैं, ज्यामितीय श्रेणी। दूसरी होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर A, B और C कोई 3 नंबर है, ये समांतर श्रेणी में है। तो जब हमें इनका सारवांतर मीन्स इन पदों का अंतर डिफरेंस ज्ञात करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, B में से A को घटा देते हैं। ये हमारा बराबर होगा किससे, C में से अगर हम B को घटाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। लेकिन जब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी होती है, ज्यामितीय श्रेणी दी होती है, यहाँ पर हमें सारवांतर न निकाल के हमें क्या कॉमन रेशियो निकालना होता है इनके बीच का। तो कॉमन रेशियो R को कैसे हम निकालते हैं, अगर A B C 3 हमारी ज्योमेट्रिक श्रेणी में है तो कॉमन रेशियो हमारा होता है A/B, ये बराबर हो जाता है किसके, B/C के। ठीक, जहाँ पर R क्या है, कॉमन रेशियो या कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इनके बीच का होता है। डिफरेंस ना कह के रेशियो कहना ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर MNO दिया गया है, तो अगर इनका हम कॉमन रेशियो फाइंड करें तो M/N ये बराबर हो जाएगा किसके, N/O के। ठीक, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम N को N से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। M को O से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M को O से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। N को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, N² हो जाएगा। मीन्स N² बराबर M इंटू O। अभी भी हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो N बराबर क्या हो जाएगा, √M इंटू O हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिल जाता है। N बराबर √M/O कैसे निकाला हमने, यहाँ पर हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना था। कॉमन रेशियो क्या होता है,
m अपान n बराबर हो जाएगा n अपान वो के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ओ आपका यहाँ पर एम ओ आ जाएगा, एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात की जाए 45 नंबर क्वेश्चन की, इफ tan ये बराबर cot b तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। इसको भी हम पीडीएफ के द्वारा समझ लेते हैं। हमें क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया जो tan ये है, सॉरी cot b के बराबर, यहाँ a ना होकर क्या होगा, cot b होगा। ठीक, tan ये किसके बराबर है, cot b के बराबर है। तो हम cot b को क्या लिख सकते हैं, cot बराबर क्या होता है, 1 अपान tan होता है। ठीक, cot बराबर क्या होता है, 1 अपान tan होता है। तो cot b को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan b लिख सकते हैं। तो tan ये हमारा 1 अपान tan b के बराबर कब होगा, जब हमारे a और b की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। तो a के स्थान पे हमने 45 रखा, b के स्थान भी 45 रखा, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ फिर 1 अपान tan 45 की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जब a और b की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी, तभी हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। क्या निकल के आता है कि अगर a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 45 है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या करता है, सर्टिफाइड करता है। तो हमें निकालना किसके है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। a भी 45, b भी 45, टोटल कितना निकल के आ गया, 90 डिग्री निकल के यहाँ से ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन ऑक्टागोन। कोई एक ऑक्टागोन, ऑक्टागोन कहने का मतलब यहाँ पर कितनी भुजाएं, उसकी 8 भुजाएं। ठीक है, कोई हमारी 8 भुजा की कोई एक आकृति है, इसमें हमारे कितने विकर्ण होंगे यहाँ पर पूछा गया। इसको भी देख लेते हैं। तो सिंपली फार्मूला होता है, अगर हमें डायगोनल निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, तो रेगुलर पॉलीगॉन का हमें डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-3 अपान 2, ये फार्मूला होता है हमारा किसको, डायगोनल निकालने के लिए। अब आपको सिंपल इस फार्मूले का पहले प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, आयत है, तो हमें पता है आयत में कितने विकर्ण होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, 2 विकर्ण होते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड करता है। तो फार्मूला क्या है, n के स्थान में नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं आयत में, तो n इंटू n-3 मीन्स 4 - 1 बटा कितना, 2, ये हमारा फार्मूला है। तो 2 से जब हम 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, और 4 में सॉरी n-3 है, तो 3 4 में से 3 जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीन्स हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड करता है। अब हम वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्या है, ऑक्टागोन दिया गया। ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 × 8 - 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, हमारे पास निकल के आ गया 8 × 5 बटा में 2। 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे, 4 बचेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। तो डायगोनल हमारे ऑक्टागोन में कितने होते हैं, तो ऑक्टागोन में हमारे 20 डायगोनल होते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से कई बार हेक्सागोनल के लिए पूछ लिया जाता है, कितने हेक्सागोनल में डायगोनल, सॉरी हेक्सागोन में कितने डायगोनल होते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या, n इंटू n-3/2 हमें प्रयोग करके सॉल्व कर लेना है। अगर हम हेक्सागोन के लिए सॉल्व करें तो 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3 बटा 2, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 मीन्स हमारे हेक्सागोन में कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर विल डबल द एरिया ऑफ इट्स सरफेस विल बिकम। कोई एक हमारा गोला है, स्फीयर है, इसके रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो जो उसका टोटल सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल है, उस पर कितना इफेक्ट होगा, कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो इसको देख लेते हैं। सरफेस एरिया अगर बात की जाए स्फीयर की, तो फार्मूला क्या होता है, 4πr²। फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ठीक, तो सबसे पहले जब हमारा r था तो 4πr² था। अब हमने क्या किया, r मीन्स त्रिज्या को डबल कर दिया, तो जहां पर r था हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं r की, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² आ जाएगा। 4π हमारा वैसे रह जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा 4 आया इसको हमने बाहर कर लिया, तो 4 × 4πr²। तो 4πr² क्या है, हमारा प्रारंभिक हमारा सरफेस एरिया है, तो हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। तो यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा 4 टाइम। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं, पहले r था, अब कितना हो रहा है, 2r हो रहा है, तो 2r मीन्स यहाँ पर r² है। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4r² आ जाएगा। r² से r² कैंसिल, तो हमारा बचा कितना, 4 बचा। ठीक है,
तो एरिया हमारा सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम 4 गुना अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बेसिकली एज का क्वेश्चन पूछा गया है। 18 year ago the ratio of A age and B age was 8:13. Their present ratio 5:7. What is the present age of A? यहाँ पर बात की गई है कि आज के 18 वर्ष पहले जो A और B के आयु का अनुपात था वो 8:13 था, और जो उनका वर्तमान अनुपात है 5:7 है। तो ये की वर्तमान आयु क्या है, यही हमें बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, जहाँ से हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए और बी का प्रेजेंट रेशियो कितना दिया गया है, 5:7 दिया गया है। तो हम एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है तो 5, यहाँ पर 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ पर 10, 14 आ जाए। मीन्स एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा 5:7 ही होगा। तो क्या हमारी 5x इंटू 7x इनकी प्रेजेंट रेशियो है। अब आज के 18 साल पहले, तो आज इनकी आयु कितनी है, 5x है। तो आज के 18 साल पहले मीन्स 5x में से क्या होगा, 18 कम हो जाएगा। ऐसे दूसरे की आयु कितनी है, आज 7x है। तो आज के 18 साल पहले क्या होगी, इनकी आयु 18 वर्ष कम रही होगी। तो 7x में से हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। तो यही यहाँ पर दिया गया 5x माइनस 18 बटा 7x माइनस 18। ये क्या है, आज के 18 साल पहले की आयु है। और ये किसके बराबर था, इनका रेशियो था 8:13। ठीक, अब जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 5x से 65x हो जाएगा। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 234। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56x। 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब 56x हमारा कम है, 65 ज़्यादा है, तो 56 को हम इधर ले आएंगे। तो 56 है, 65 में से हम 56 घटाएंगे 9 बचेगा। इधर हमारा माइनस 234 है, इधर आएगा प्लस 234 हो जाएगा। 234 में से 144 घटाएंगे 90 निकल के आएगा। तो हमारा 9x बराबर हो गया किसके, 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। ठीक, मीन्स जो हमारा कॉमन रेशियो है कितना है, कॉमन डिफरेंस 10 है। अब हमें प्रेजेंट एज निकालना है, एज ए की। तो ए का प्रेजेंट एज हमने कितना माना था, 5x माना था, कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 5x। अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 आ गई। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50 ईयर निकल के आ जाएगा। मीन्स जो ए की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 50 वर्ष है। अगर हमें निकालना होता कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा कितना निकल के आ जाता, 70 निकल के आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा गया है, 49 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, यदि इफ 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 250। यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 कितने के बराबर है, 250 के बराबर है। तो पूछा गया है जो x है, x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर किसके, 250 के। तो यहाँ प्लस 7 है, इधर आएगा माइनस 7 हो जाएगा। 250 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 243 बचेगा। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है। ठीक है, तो जब कभी भी हमारा बेस समान होता है तो उनके घात आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मीन्स जो x प्लस 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 बराबर x बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना था, बड़ा ही सिंपल था। 7 इधर प्लस में, इधर भेजेंगे माइनस में होगा। 243 बचेगा। 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में हमारा 3 ही बेस है, तो बेस बराबर, तो इनका घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट 0,3 एंड 4,0। ठीक, यहाँ पर 0,3 दिया गया है और दूसरा हमारा निर्देशांक 4,0 दिया गया है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे चाहे x1 माइनस x2 लिखिए या फिर x2 माइनस x1 लिखिए, चूंकि बाहर होल स्क्वायर है तो माइनस में भी आएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फार्मूले को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। 0 हमारा x1 हो जाएगा, 3 हमारा y1 हो जाएगा,
4 हमारा x2 हो जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। फार्मूले में हमने पुटअप कर दिया, तो जब हमने 4 में से 0 को घटाया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 3 को घटाए -3 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 निकल के आएगा। 16 9 कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई निकल के आ जाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए। फार्मूला हमने क्या प्रयोग किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को प्रयोग करके आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में सफलता दिलाते हैं, आपको मेरिट में लेकर के आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड के बीच जरूर शेयर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ये फीदर, ये प्लास्टिक बॉल एंड ये स्टील बॉल आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन द वैक्यूम, व्हिच वन ऑफ विल टच द ग्राउंड फर्स्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि एक पंखा है, हमारा कोई पंख है, एक प्लास्टिक की गेंद है और एक स्टील की गेंद है। तीनों को एक साथ एक समान बिंदु से निर्वात में हम क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। तो सबसे पहले कौन सा जमीन पर गिरेगा, ठीक। मान लीजिए आप अपने छत पर खड़े हुए हैं। अब छत के ऊपर आप अपने क्या है, छत के ऊपर खड़े हैं। आपके पास क्या है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपके पास एक स्टील की गेंद है, एक प्लास्टिक की गेंद है और एक पंख है। आपने तीनों को एक साथ क्या किया, वहां से छोड़ दिया। तो सबसे पहले ग्राउंड में कौन गिरेगा। तो अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आकर के गिरेगा। तो इस कंडीशन में, जनरल कंडीशन में, जो हमारी स्टील की गेंद होगी वो सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगी। लेकिन 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 यहाँ पर आपको दिया गया है कि हम किस में ड्रॉप कर रहे हैं, हम वैक्यूम में ड्रॉप कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो वायुमंडल है, वातावरण कैसा, निर्वात है, वहां पर वायु की उपस्थिति नहीं है। मीन्स जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा पंख, स्टील की गेंद और जो हमारी रबर प्लास्टिक की गेंद है, तीनों क्या होंगी, एक साथ ही जमीन पर आकर गिरेंगी। यहाँ पर इनके मास की कोई वैल्यू, कोई इफेक्ट नहीं होता है कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। क्या है, निर्वात है, वैक्यूम की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर सिंपल वातावरण होता, वायु की उपस्थिति में हम ड्रॉप करते तो जिसका वेट ज़्यादा होता वो सबसे पहले ग्राउंड को आके टच करता। लेकिन यहाँ पर वायु की उपस्थिति नहीं है, वैक्यूम है, तो तीनों एक साथ आके ग्राउंड को टच करेंगे। इस समय हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये मैन टेक 30 मिनट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 6.4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑन ए बाईसाइकिल, हिज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर विल बी। कोई एक व्यक्ति है जो कि 6.4 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। इसके दौरान उसे टाइम कितना लगता है, 30 मिनट लगता है, ठीक। मीन्स आधे घंटे में वो क्या करता है, 6.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर मान लीजिए वो 1 घंटे तक ट्रेवल करे तो कितना ट्रेवल करेगा, तो 6.4 का डबल ट्रेवल करेगा। मीन्स 12.8 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। क्योंकि 30 मिनट क्या है, आधे घंटे के बराबर है। तो अगर हम टाइम को डबल करेंगे तो डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मीन्स 1 घंटे में वो 12.8 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक। कितने में, 1 घंटे में, ठीक। और वो हमारी दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो वही हमारा पूछा गया कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। मीन्स वो 1 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगा। तो 1 घंटे के लिए हमने क्या किया, टाइम को डबल कर दिया, तो हमारी डिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। तो कितना निकल के आ जाएगा, 12.8 किलोमीटर पर आवर यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो ऑफ 19.62 मीटर हाइट। कोई एक हमारी खिड़की है, उसकी हाइट कितनी, 90.62 मीटर है। वहां से एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं जमीन की तरफ। हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो सरफेस पे, ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, यही इस ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया। मान लीजिए हमारी कोई क्या है, हमारी कोई भवन है, यहाँ पर हमारी कोई एक खिड़की बनी हुई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, गेंद को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। जो इसकी हाइट कितनी है, यह हाइट हमें दी गई है 19.2 मीटर दी गई है।
तो इस गेंद को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो हमारा स्पीड वेलोसिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी के मोशन करती है, वहां पर हमें हाइट दी होती है बेसिकली, और हमें निकालना होता है टाइम का, और कोई हमें पैरामीटर पता नहीं होता है। तो गति के हम दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, दूसरा समीकरण बराबर होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि अंडर ग्रेविटी के मोशन कर रही है। तो एस के स्थान पर एच ले लेते हैं, और हम यहाँ पर ए के स्थान पर जी ले लेते हैं। तो एच हमारी क्या है, हाइट है, यू हमारा उसका इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 हम लेते हैं। इस कंसेप्ट को पूरा डिटेल से समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साइंस मास्टर क्लासेस की लिंक, वहां से आप उसको देख सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो एच हमारा दिया गया है 19.62 यू। अब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि पहले हमारी गेंद क्या थी, हमारी हाथ में थी। जो हमारे हाथ में गेंद थी तो रुकी हुई थी, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 1/2। अब जी की वैल्यू कितनी होगी, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, यहाँ पर हमने 9.8 ले लिया जी की वैल्यू, और टी के स्थान पर टी ही हमारा रह गया। तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 19.62 को यहाँ पर टी से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9.28 है मल्टीप्लाई में, तो इधर बटा के रूप में आ जाएगा। ठीक, मीन्स टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9.62 इंटू 2/9.81। हम 9.18 से 19.62 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और फिर इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर हम टी की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, तो टी की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। मीन्स वो 2 मिनट का या फिर 2 सेकंड का जो भी यूनिट दी गई है उतना टाइम लेगा। अगर 19.62 मीटर हमारी खिड़की की ऊंचाई है, तो उसे ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 54 नंबर की बात की जाए, इन ए कंपेरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर। कोई एक हमारा शुद्ध जल है, कोई एक अशुद्ध जल है, जिसमें कुछ हमने अशुद्धियां मिला दी। तो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की कंपेयर की जाए, तो जो हमारा शुद्ध जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगता है। लेकिन जब उसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, जो हम इसको हीट दे रहे होते हैं कुछ भी स्रोत के द्वारा, तो कुछ हीट वाटर को पहले उसका मीन्स बॉइलिंग मीन्स उसका क्या करती है, हीट बढ़ाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। और जो कुछ हीट होती है, जो उसमें मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, इम्प्योर अशुद्धियां मिली हुई हैं, उसको भी हीट अप करने में कुछ हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है, अगर हमारा कोई वाटर है उसमें अशुद्धि है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर वाटर की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको हमें गर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे उसमें अशुद्धि बढ़ती जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, इस प्योर वाटर के कंपेयर में अगर हम इम्प्योर वाटर का करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की तरफ। इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अनुपात पूछा गया। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, 1/2 mv² फार्मूला होता है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी वस्तु जो गतिमान होती है, गति कर रही होती है, उस गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस समय जो उसके अंदर ऊर्जा है उसकी स्थिति के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसको भी हमने बड़े अच्छे से साइंस मास्टर क्लासेस में क्लियर किया है। आपको वहाँ पर वर्क और एनर्जी का मिल जाएगा वीडियो, उससे आप देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। m से m क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, बटा में नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या हमारा बचा, b² ऊपर बचता है, नीचे gh बचता है, 2 नीचे आएगा तो 2gh हो जाएगा। टोटल b²/2gh यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा, b²/2gh इनका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एज टेम्परेचर राइज पार्टिकल ऑफ मैटर। मीन जैसे जैसे क्या होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके अंदर अगर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं,
उनकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे गति करते हैं। तो जैसे जैसे हम इनको टेम्परेचर देते रहते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं। जब किसी को हम ऊर्जा देंगे, उसको हम बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से अधिक मोशन करने लगता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, जब उसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, फास्टर मूव करता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमारा कोई सॉलिड है तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत स्लोली ना के बराबर मूवमेंट करते हैं। अब इसी सॉलिड को हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया। मान लीजिए हमारी बर्फ थी, उसको हमने हीट सप्लाई किया, वाटर में कर दिया। जब हमारा वाटर बन गया तो मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मीन्स यहाँ पर जो उसके कण थे वो फैल गए, मीन्स ज़्यादा दिशाओं में अधिक गति करने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसे बाहर से हीट सप्लाई की। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे, काफ़ी तेजी गति से मूवमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मेजर करना है, इसमें कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है सबसे पहले पायरो थर्मोमीटर, तो हमें पता है थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मेजर करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। फ्लक्स मीटर का हम प्रयोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय द फार्मूला। कोई भी एक चालक है, उससे कितनी धारा प्रवाहित होती है जब उसको हम क्या करते हैं, आई करंट सप्लाई करते हैं। अगर हमारा उसका वोल्टेज क्या है, बी है, तो उस समय रेजिस्टेंस अगर वायर का आर है तो उसमें उसमें से कितनी हीट, कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा हीट कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। सबसे पहले ये आपका फार्मूला हो जाता है, जहाँ पर एच क्या है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही, आई हम उसे कितना करंट सप्लाई दे रहे हैं, आर जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, टी हमारा टाइम मीन्स कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा ओम के नियम के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी बराबर होता है आई आर, ठीक, मीन जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो धारा के क्या होता है, गुणन धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा बी बराबर आई आर होता है। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, बी बटा आर हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालें तो बी बटा आई हो जाएगा। अब क्या करना है, इन्हीं दो की वैल्यू को हमें एक एक बार उठा के हमें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी में हमें क्या करना है, पुट करना है। तो जो हम सबसे पहले पुटअप करते हैं, आई बराबर बी बटा आर, हमने बी बटा आर यहाँ पुटअप कर दिया। तो इसका आई के स्थान पे पुटअप किया है तो आई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मीन बी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर टी बटा आर निकल के आ जाएगा। दूसरा फार्मूला हो गया हमारा। तीसरा, हमने आर के स्थान पर बी बटा आई रख दिया, तो जब हमने आर के स्थान पर बी बटा आई रखा तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, बी आई टी, क्या बचा, बी आई टी हमारा बच जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारा सबसे पहला फार्मूला दिया गया है एच बराबर आई स्क्वायर टी, ये भी होता है, एच बराबर बी स्क्वायर टी अपान आर, ये भी होता है, और एच बराबर बी आई टी। तो ये तीनों हमारे फार्मूले क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू उसमें हीट को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यही एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार कंफ्यूजन में होता है। बच्चे जनरली क्या होते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्या कर सकता है, एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज। जो हमारी करंट होती है, हमारी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है हमारा प्लस टर्मिनल, एक होता है माइनस टर्मिनल, प्लस इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड। तो हमारी जो करंट होती है वो किस दिशा से फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो करंट मतलब क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, निगेटिव है, वो किसके तरफ अट्रैक्टिव होगा, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टिव होगा। सपोज दैट अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर कोई फीमेल है तो किसके तरफ अट्रैक्टिव होगी, मेल के तरफ अट्रैक्टिव होगी। अगर कोई मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होगा, ना कि आपके सेम जेंडर एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर माइनस चार्ज है,
किसकी तरफ, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक, तो हमारी करंट इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो निगेटिव टर्मिनल से निकलती है और किस तरफ को जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। मीन्स नकारात्मक टर्मिनल से सकारात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। नेक्स्ट बात की जाए 60 नंबर क्वेश्चन की, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर द्रव्यमान भार घनत्व का दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है साइंस मास्टर क्लास की, वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दिया क्या गया, तो हमें ऑब्जेक्ट का वेट दिया गया है। ठीक, उसका भार दिया गया, मीन्स डब्ल्यू बराबर, भार की बात किया तो होता है m इंटू जी। एम उसका मास होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस के अनुसार ये वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। अगर मून की बात की जाए तो वहां पर अकॉर्डिंग टू अर्थ 1/6 ग्रेविटेशनल होता है। ठीक, तो अगर हमें वेट दिया गया है तो जी क्या होता है, हमारा इफेक्टिव होता है, चेंज होता है। तो अगर हम मून पर जाएंगे तो हमारा वहाँ जी क्या होता है, 1/6 होता है अकॉर्डिंग टू अर्थ के। अगर कंपेयर किया जाए मीन्स उसके तुलना में 1/6 कम होता है। तो इसके अनुसार हमारा वेट अगर अर्थ पे 600 न्यूटन है तो मून पे क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। मीन्स 600 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जीरो होगा नहीं हमारा, चूंकि ग्रेविटेशनल जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू वहां पर होती है। 600 न्यूटन नहीं होगा, ठीक, 600 से अधिक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 600 से कम, मीन्स 100 न्यूटन हमारा निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाता है, यहाँ पर कभी कभी बोल दिया जाता है किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 किलोग्राम या 600 न्यूटन दिया गया है। तो अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान हमारा चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, हमारा वेट चेंज होता है, भार चेंज होता है। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो सभी जगह पर एक समान होता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया 35 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक। आशा करते हैं ये आपको वीडियो समझ में पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन जो दिए गए थे इसमें आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया वहां से ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई पेपर के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।